नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है संविधान निर्माण। जी हां, इस चैप्टर का दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर को जो इस चैप्टर से संबंधित था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो पॉलिटिकल साइंस या फिर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों आपका जो राजनीतिक विज्ञान वाला भाग है वहां पर आपको क्या दिखता है, हमारा यह अध्याय दिखता है। और इस लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत जो इस चैप्टर से संबंधित था जिसका नाम है संविधान निर्माण, उसमें बहुत ही सीधी सीधी प्यारी प्यारी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने इस चैप्टर के संबंध में आप सभी के समक्ष डिस्कस करी थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 संविधान निर्माण से ये संबंधित होगा। सबसे पहले यही डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम पढ़ेंगे क्या, है ना। तो कुछ चीजें हैं जिसको एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर आप सभी के साथ संविधान निर्माण, है ना, ये क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। और मुख्य तौर पर यहां पर हम लोग भारतीय संविधान निर्माण के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम लोग भारत का ये जो संविधान बना है इसके बनने में किन किन लोगों का योगदान रहा था, इसकी पूरे की पूरे इतिहास की कहानी को आप सभी के सामने रखेंगे। और एक सभा हुई थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संविधान सभा। आखिर ये संविधान सभा क्यों बनाई गई, इस संविधान सभा में कितने लोग शामिल थे, ये जो हमारी संविधान सभा रही थी इन लोगों ने मुख्य तौर पर किस तरीके से भारत के संविधान को निर्मित किया था, उसको हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। क्लास को करें शुरू उससे पहले एक बार क्या करते हैं दोस्तों, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने लेक्चर नंबर 1 में किन चीजों को पढ़ा था। हमने सबसे पहले आप सभी के सामने इस शब्द को रखा था जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कह रहे हैं संविधान। और संविधान क्या है, संविधान मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि एक किताब है ना दोस्तों। आप लोग क्या देखते हैं कि एक किताब है या फिर आप लोग देखते हैं कि एक पुस्तक है। भाई जैसे आप देखते हैं कि आपके स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, आपके स्कूल्स को चलाने के लिए आप देखते हैं कि रूल्स होते हैं और स्कूल के वो सभी नियम, स्कूल के वो जो आपके सभी रूल्स होते हैं वो आप देखते हैं कि आपके स्कूल की जो डायरी होती है उसमें लिखे होते हैं कि जी सर्दियों में कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, गर्मी में कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम कब होंगे, सेकंड टर्म के एग्जाम कब होंगे, आपका यूनिट टेस्ट कब होगा। हर एक चीज जो आपके स्कूल से संबंधित होती है वो आपके स्कूल की डायरी में लिखी होती है और उसी के जरिए आप देखते हैं कि आपके स्कूल का संचालन होता है। वहीं जब एक ऐसी किताब जिसमें देश को चलाने के नियमों को लिखा जाता है और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि देश को चलाया जाता है तो उसको हम लोग संविधान या फिर अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो संविधान एक किताब है जिसके अंतर्गत आप और हम देखते हैं कि इसमें दोस्तों देश को चलाने के जितने भी हमारे नियम होते हैं या फिर आप देखते हैं कि कानून होते हैं उनको रखा जाता है। और देश का प्रधानमंत्री हुआ, देश का राष्ट्रपति हुआ, देश के अंतर्गत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, हर एक नागरिक हुआ, उन सबके क्या क्या अधिकार हैं, उन सबकी क्या क्या शक्तियां हैं, उन सबके क्या क्या काम हैं वो संविधान में लिखे होते हैं। और सभी व्यक्ति जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं वो सभी उन्हीं अधिकारों के जरिए, उन्हीं कानूनों के जरिए अपने काम को पूरा करते हैं। अब यहां पर तो हमने संविधान शब्द की जो छोटी छोटी रूपरेखा रही थी उसको आपके सामने डिस्कस किया था। फिर हमने मुख्य तौर पर आप सभी के समक्ष एक देश के बारे में डिस्कशन किया था जिसे अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे थे दक्षिण अफ्रीका, है ना। और ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है दोस्तों आप देखते हैं कि ये भी गुलाम रहा था। किनका गुलाम रहा था दोस्तों, ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम रहा था। जैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमको गुलाम बनाया हुआ था वैसे ही अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया हुआ था। और यहां पर आप देखते थे कि अंग्रेज क्या करते थे दोस्तों, रंग भेद की नीति को अपनाते थे। रंग भेद की नीति का मतलब क्या है कि यहां पर अंग्रेज गोरे कालों में भेद करते थे। दक्षिण अफ्रीका की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो कैसी थी दोस्तों, आप देखते थे कि वो अश्वेत थी। अश्वेत का मतलब कि भाई ये लोग ना काले रंग के हुआ करते थे, इनका जो रंग है वो काला हुआ करता था। और ये जो यूरोप के लोग थे, ये जो अंग्रेज लोग थे, इनका रंग कैसा था दोस्तों, इनका रंग था श्वेत। ये लोग कैसे होते थे, ये लोग गोरे होते थे। तो मुख्य तौर पर आप देखते थे कि अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर शासन तो कर रहे थे मगर उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, अपने आप को ऊपर बताते थे कि हमारी त्वचा का जो रंग है, हमारी स्किन का जो रंग है तुमसे ज्यादा गोरा है, हम सफेद रंग के हैं, वी आर व्हाइट पीपल, और इसी वजह से हम लोग तुमसे उच्च होंगे, हम लोग तुमसे ज्यादा सभ्य होंगे। और उनको कोई अधिकार दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो अश्वेत लोग थे उनको ये श्वेत लोग यानी कि गोरे लोग नहीं दिया करते थे। और
है ये देश अश्वेत लोगों का, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन इन्हीं के देश में आप देखते हैं कि इन श्वेत लोगों ने, इन गोरे लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया। और इसी बात को लेकर हम लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आजादी की मांग उठती है। जैसे भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि गांधी जी सामने आते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं कि हमें दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत नेल्सन मंडेला नामक ये व्यक्ति सामने आते हैं। और ये भी क्या करते हैं दोस्तों, ये भी अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और इनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। लगभग 26-27 साल तक इनको एक द्वीप में नजरबंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है रॉबिन आइलैंड पर, और वहीं से वो क्या करते हैं, अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि 1990s के आसपास मुख्य तौर पर दक्षिण अफ्रीका को आजादी प्राप्त होती है और फिर इसके संविधान को निर्मित किया जाता है, जिसमें सबको देश के अंतर्गत क्या दिया जाता है, समान अधिकार दिए जाते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गोरा हो, काला हो, वो किसी भी जगह से आता हो, अगर वो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आया है, वो किसी भी भाषा को बोल रहा हो, किसी भी धर्म को मान रहा हो, तो कानून की नजर में सबको समान माना जाता है। तो यहां पर मोटे मोटे तौर पर हमने दक्षिण अफ्रीका के देश की जो पूरी की पूरी कहानी थी, वो किस तरीके से आप देखते हैं कि आजादी को प्राप्त करता है और कैसे वहां पर संविधान आ जाने के बाद वो देश तेजी से आगे बढ़ता है, उसका डिस्कशन किया था। हमारी आज की कहानी दोस्तों मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश से संबंधित है और यहां पर हम लोग डिस्कशन उसी से संबंधित बातों पर करेंगे कि हमारा जो प्यारा भारत देश है वो किस पुस्तक से चलता है। दोस्तों यही वो महान ग्रंथ है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि देश को चलाने के सभी नियमों को लिख दिया गया है ना। भाई ये जो नेता लोग हैं ये ना अपनी मर्जी से काम करने लगे, ये जो नेता लोग हैं ये अपने फायदे के हिसाब से चीजों को बनाएं, ये नेता लोग अपने फायदे करने वाले क्या करें, कानूनों को बनाएं। वो तो देश का नियम है, वो तो देश का हमारा ये संविधान है जिन्होंने नेता लोगों को क्या कर रखा है दोस्तों, उनके अधिकारों को रोका हुआ है। वरना तो ये जो नेता लोग हैं एक बार चुनकर आ गए फिर तो ये अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश का ये संविधान ही है जो मुख्य तौर पर देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कर रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और देश में हर एक चीज आप देखते हैं कि नियम और रूल से चल रही है, मन मर्जी से नहीं। तो हम देखें कि किसी भी देश के अंतर्गत उसको चलाने के लिए हमें क्या होती है दोस्तों, नियमों की जरूरत होती है। और जब इन्हीं सभी नियमों को एक जगह पर संग्रहित कर दिया जाता है तो उसको हम लोग संविधान कहते हैं। देश को चलाने के जितने भी हमारे नियम हैं उन सभी को जब एक पुस्तक में रख दिया गया तो उसके बाद ये हमारा क्या बना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारत का संविधान बना। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो संगठन होते हैं, जैसे आपके स्कूल के अंतर्गत जो आपकी स्कूल की डायरी हुई वो एक स्कूल का संविधान के तौर पर हम उसे देख सकते हैं जिससे आपका स्कूल चलता है। ऐसे ही जो हमारी अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, आप देखते हैं कि क्रिकेट की आप देखते हैं कि जो टीमें होती हैं वो भी अपना क्या करते हैं, वो भी अपने नियमों को लेकर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि क्रिकेट के क्या नियम होंगे, उसको लेकर आप देखते हैं कि एक पुस्तक है ना, आप देखते हैं कि क्रिकेट से संबंधित है तो उसे क्रिकेट के संविधान के तौर पर पुकारा जा सकता है। तो देश को चलाने के जो नियम होते हैं जब एक पुस्तक के अंतर्गत संलंकित कर दिए जाते हैं तो उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फिर संविधान कहते हैं। और संविधान सिर्फ देश से संबंधित नहीं होता, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि लोग अगर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उस संगठन को किस तरीके से चलाना है, उस संगठन में किस तरीके का काम करना है, उससे संबंधित भी नियमों को जोड़कर संविधान की रूपरेखा दी गई है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों और इसी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि हर देश के अंतर्गत सरकार चलाने के लिए आप देखते हैं कि नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार मिले होते हैं। आप हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत ही देख लिए, भारत के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है ना, भारत के अंतर्गत रहने वाला जो भी नागरिक है उसे आप लोग देखते हैं कि 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। भारत के अंतर्गत जो व्यक्ति पैदा हो गया, जो भारत का नागरिक हो गया, भारत का संविधान उनको ये 6 अधिकार देता है। इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता और अगर आपके इन अधिकारों को कोई परेशान करता है, आपसे अगर कोई आपके ये अधिकार छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और फिर भारत का न्यायालय आपकी पूरी मदद करेगा। तो आप देखते हैं कि हर देश के अंतर्गत जहां पर हमें संविधान देखने को मिलता है वहां पर लोगों को क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। और मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि यह जरूरी नहीं है दोस्तों कि जिस देश में संविधान हो वहां पर लोकतंत्र हो। ये तो बहुत बार लोगों की ये विडंबना रहती है, बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई जिस देश के अंतर्गत संविधान होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर आप सभी को पता है लोकतांत्रिक या फिर अगर हम लोग लोकतंत्र कहें, लोकतंत्र क्या है आप सभी को पता है दोस्तों। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, तंत्र का मतलब होता है शासन। अर्थात किसी देश को उस तरीके से चलाया जाता है, किसी देश का चलाने का शासन जो उस देश के लोगों के पास होता है। जैसे भारत के अंतर्गत हम देखते हैं, हमारे देश के अंतर्गत देश को चलाने की जो शक्तियां हैं वो देश के लोगों के पास हैं। हम लोग अपने में से ही कुछ नेता लोगों को चुनते हैं और यही चुने हुए लोग देश को चलाते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई देश हो जहां पर संविधान हो
और मुख्य तौर पर हम ये कहें कि भाई वो एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत से आप देखते हैं कि जो आपके अलोकतांत्रिक देश हैं वहां पर भी आपको संविधान दिख जाता है। जैसे अगर आप लोग बात करें किसकी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं चाइना की, है ना, चीन की, तो चीन के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि वहां पर भी संविधान है, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग देश के शासन में आ सकते हैं, है ना। हम सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर तो बहुत सारे लोग देश के शासन के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें चीन के अंतर्गत होता हुआ नहीं दिखता। तो सीधे सीधे तौर पर हमने 2-3 बातों को यहां पर डिस्कस किया। सबसे पहली बात यह रही कि मुख्य तौर पर लोकतंत्र या फिर जो हमारा संविधान होता है दोस्तों, वो देश के अंतर्गत रहने वाले हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है। उसी के साथ साथ फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि अगर किसी देश में संविधान है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो देश लोकतांत्रिक देश है। बहुत से अलोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि हमें संविधान दिख जाता है। जैसे चाइना हुआ, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, वही लोग बार बार चुनकर आते रहते हैं, उन्होंने वही नियम बनाए हुए हैं। तो संविधान होने का मतलब यह नहीं है कि वो देश पूरे तौर पर लोकतांत्रिक होगा, इसकी पूरी गारंटी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहां से दोस्तों हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ इस चैप्टर के संदर्भ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये प्यारे भारत का संविधान रहा था, इसको निर्मित करने में किन किन लोगों का योगदान रहा। और इसको निर्मित करने के लिए आप लोग देखते हैं कि एक संविधान सभा को बनाया गया है ना। अब भाई भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, है ना, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अलग अलग धर्म यहां पर दिखते हैं, अलग अलग भाषाएं हमें यहां पर दिखती हैं, अलग अलग आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जातियां यहां पर दिखती हैं, अलग अलग आप देखते हैं कि यहां पर हमें संस्कृतियां दिखती हैं। तो दुनिया का इतना विचित्र देश, दुनिया का इतना प्यारा देश जहां पर अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं हैं, जाति हैं, संस्कृति हैं, उसको चलाने के लिए जो संविधान बनेगा उसके लिए आवश्यकता थी कि सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप को बनाएं, एक समूह को बनाएं, और उसी समूह को क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। तो मुख्य तौर पर इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर समझेंगे कि भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले यह संविधान सभा बनी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत जो रहा था वो अंग्रेजों को गुलाम रहा था। और हमारा प्यारा भारतवर्ष लगभग आप सभी को पता है कि 200 सालों तक, है ना, 200 सालों से भी ज्यादा समय तक क्या रहा था दोस्तों, अंग्रेजों का गुलाम रहा था। अंग्रेजों ने सबसे पहले वो लोग व्यापारी बनकर आए और उसके बाद फिर धीरे धीरे कर फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाकर पूरे भारत के ऊपर शासन कर लिया और भारत के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया और भारत को लगभग 200 सालों से भी लंबी अवधि तक अपना गुलाम बना के रखा। और उसके बाद आप देखते हैं कि भारत की आजादी के लिए बहुत से स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, बहुत से हम देखते हैं कि हमने अपने स्वाधीनता संग्राम यानी कि आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जब देश के अंतर्गत आजादी से संबंधित आंदोलन हो रहे थे तो तभी ये बात बन गई थी। उस समय के जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता लोग थे जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब भी भारत को आजादी मिलेगी, सबसे पहली बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, यानी भारत के अंदर कोई राजा वाजा नहीं होगा। भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि पूरा का पूरा देश देश के लोगों के द्वारा चलाया जाएगा और इस देश को चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत होगी। तो जब देश के अंतर्गत आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसी समय भारत के नेताओं ने यह तय कर लिया था कि भारत के अंतर्गत जब भी आजादी प्राप्त होगी तो देश को लोकतांत्रिक देश बनाएंगे और देश को हम लोग संविधान से चलाएंगे, है ना। कि यही तय हो गया था कि देश में जब भी हमें आजादी मिलेगी तो भारत एक लोकतांत्रिक देश वाला देश बनेगा। और उसी के साथ यह भी तय हो गया था कि भारत के इस लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत क्या किया जाएगा, हम अपने देश को एक संविधान से चलाएंगे, है ना। हमारे देश को चलाने के नियम होंगे और इन्हीं नियमों के हिसाब से देश का हर एक व्यक्ति को क्या करना होगा, अपने कार्य को करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखते हैं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब भारत के अंतर्गत अलग अलग आजादी से संबंधित नियम और आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेजों से आजादी की मांग की जा रही थी, उसी काल अवधि में आप देखते हैं कि साल 1928 में क्या किया जाता है दोस्तों, पंडित मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं, 8 अन्य नेताओं के साथ क्या करते हैं, संविधान का एक प्रारूप तैयार करते हैं। ठीक है, अभी देश को आजादी नहीं मिली है, ये तो साल 1928 था, लेकिन साल 1928 के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है ना, कि भारत के संविधान में किन किन चीजों को होना चाहिए, उससे संबंधित आप देखते हैं कि एक आइडिया, एक डिजाइन तैयार किया जाता है, जो आप देखते हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया जाता है ना। और ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी कौन है, आपको पता है दोस्तों कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिताजी हैं ये, है ना। तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले आप देखते हैं कि संविधान को निर्मित करने की जो कोशिश की गई थी वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और उनके 8 साथियों के द्वारा तैयार की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने संविधान का एक डिजाइन तैयार किया था। ठीक है,
फिर आप देखते हैं कि ये संविधान का डिजाइन तैयार हुआ, इसको उतने बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि पसंद नहीं किया गया, इसमें थोड़े बहुत बदलाव करने की बात उठी और फिर समय आगे बढ़ा। फिर आता है साल 1931 और साल 1931 में हम लोग देखते हैं कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें संविधान के मुख्य उद्देश्यों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया। ठीक है, तो साल 1931 में कांग्रेस क्या करती है दोस्तों, एक अधिवेशन करती है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग, है ना। अधिवेशन का मतलब क्या है, मीटिंग। तो साल 1931 में आप देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग होती है जो लाहौर में होती है। वर्तमान समय में जो ये लाहौर है ये पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय ये हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत था। साल 1931 में लाहौर में ये मीटिंग होती है या फिर अधिवेशन होता है और इसमें यह कहा जाता है कि संविधान के जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं इसको लेकर दोबारा से एक और डिजाइन, एक नया डिजाइन बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और फिर यह बात होता है कि संविधान निर्माण में 2 प्रयासों में आप देखते हैं कि कुछ एक जैसी बातें थी। सबसे पहला हमने प्रयास देखा साल 1928 में, जो संविधान को निर्मित करने की कोशिश की गई पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1931 में आप देखते हैं कि कांग्रेस के जो नेता लोग रहे थे उन्होंने लाहौर अधिवेशन में एक नए प्रकार के संविधान को, एक नए डिजाइन को प्रेजेंट किया। अब इन दोनों ही जो हम देखते हैं कि हमारे पास संविधान के प्रस्ताव आए थे, संविधान के डिजाइन आए थे, इसमें कुछ सेम बातें थी। सबसे पहली बात क्या थी दोस्तों, इसमें यह कहा गया था कि वयस्क मत अधिकार को चुना जाएगा। यह कहा गया था कि भारत के अंतर्गत जब भी भारत आजाद होगा तो भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा और भारत के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा। इन दोनों ही ये जो संविधान के डिजाइन बने साल 1928 में और साल 1931 में, इन दोनों बातों को कहा गया। वयस्क मत अधिकार का मतलब है कि भारत के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 18 साल से बड़ा होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी लिंग से आता हो, किसी भी संस्कृति से संबंधित हो, चाहे वो उत्तर में रहे या फिर दक्षिण में, पूरब में रहे या फिर पश्चिम में, वो भारत में अगर रहेगा तो उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। इन दोनों ही संविधान में इस बात को कहा गया। उसी के साथ भारत में सबको आजादी होगी, वो कहीं भी आए जाएं, वो कोई भी काम करें, वो किसी भी धर्म को माने, वो किसी भी तरीके से अपने जीवन को गुजारें, कोई उनको रोकेगा टोकेगा नहीं। कानून की नजर में सबको समान मिलेगा। और देश के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या देश में कम है, उनके अधिकारों को और सुरक्षित किया जाएगा। तो इन दोनों संविधानों के प्रस्तावों में हम देखते हैं कि ये मोटी मोटी बातें जो थी दोनों संविधानों में समान तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो कांग्रेस के नेता लोग थे वो क्या करते हैं, ब्रिटिश संस्थानों के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो भारत के अंतर्गत भारत की आजादी की लड़ाई की कोशिश हो रही थी और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत में उस समय के जितने भी हमारे बड़े कांग्रेस लीडर थे जो भारत की आजादी के अंतर्गत अपना योगदान दे रहे थे, वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर, अंग्रेजी संस्थानों के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से देश के संविधान को निर्मित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी देश के शासन पर देखें दोस्तों कि विभिन्न संस्थानों की भूमिका समझ आ चुकी थी। तो भारत के अंतर्गत हमारे जो बहुत से नेता लोग रहे थे, आप देखते हैं कि इनको समझ में आ गया था कि भाई हमें मुख्य तौर पर क्या करना होगा, अपने देश के संविधान को बहुत ही समझदारी से बनाना होगा, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ एक भाषा को बोलने वाले लोग तो नहीं रहते, जहां पर सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग तो नहीं रहते, जहां पर सिर्फ एक तरीके की संस्कृति के लोग तो नहीं रहते। यहां पर भिन्न भिन्न धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो ऐसे संविधान को बनाने की कोशिश की जाने लगती है भारत के अंतर्गत जहां पर सबको साथ रखा जा सके, सबका साथ, सबका विकास वास्तव में किया जा सके। इसी पहल को लेकर आप देखते हैं कि भारत के संविधान को निर्मित करने की कोशिश की जाती रहती है। समय गुजरता है आगे और फिर साल आ जाता है 1937। क्या आता है दोस्तों, साल 1937। ठीक है, अब भैया जी साल 1937 में हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत बहुत सी क्या थे दोस्तों, आप देखते थे कि जो भाग थे वहां पर पारदेशिक असेंबलियां हुआ करती थी। देखो, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र हमें दिखा करते थे। जो हमारा पूरा का पूरा भारत था ना दोस्तों, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में हमें 2 प्रकार के क्षेत्र दिखा करते थे। सबसे पहला जो क्षेत्र कहलाता था उसको कहा जाता था देसी रियासतें, है ना। अब ये जो देसी रियासतें थी इसका मतलब क्या था कि जहां पर राजा लोगों का शासन हुआ करता था। जैसे आप देखते हैं कि हमारा पंजाब हुआ, हैदराबाद हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, ये भारत के ऐसे इलाके थे जो भारत में तो थे लेकिन अंग्रेजों ने इन पर कब्जा नहीं किया हुआ था। इन पे वहां के राजाओं का शासन चला करता था जो अंग्रेजों के आधार पर ही चलते थे। अंग्रेज लोग उनको थोड़ी बहुत छूट दे दिया करते थे। तो यहां पर पूरे तौर पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, यहां पर भारत के राजाओं का कब्जा था। जैसे पंजाब हुआ, आप देखते हैं कि हमारा हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ और उसी के साथ जम्मू कश्मीर हुआ। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें देसी रियासतें कहा जाता था। वहीं भारत में बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर अंग्रेजों ने सीधा शासन किया हुआ था, जहां पे अंग्रेजों का ही पूरा वर्चस्व चला करता था। अंग्रेज ही पूरे तौर पर हर चीज को कब्जे में रखे हुए थे और उनको क्या कहा जाता था दोस्तों, उनको कहा जाता था मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा शासित प्रदेश।
तो अंग्रेज जिन इलाकों में क्या करते थे दोस्तों, है ना, उनको क्या कहते थे दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहां पर अंग्रेज शासन करते थे उनको कहा जाता था प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। तो हम देखते हैं कि मद्रास एक प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी था, मैसूर एक प्रेसिडेंसी था, दिल्ली एक प्रेसिडेंसी था, जहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अब भाई अंग्रेज लोग क्या किया करते थे दोस्तों, अंग्रेज लोग मुख्य तौर पर अपनी जो प्रेसिडेंसीज थी या फिर जहां पर अंग्रेज लोग शासन किया करते थे वहां पर क्या करते थे दोस्तों, चुनाव कराया करते थे, है ना। ये शासन में अंग्रेज कहते थे कि भैया जी हम ना तुम्हें भी थोड़ी बहुत भाग दे देंगे, तुम्हें भी शासन में शामिल करने का मौका दे देंगे। तो अंग्रेज लोग क्या कराया करते थे, जो अंग्रेजों की पारदर्शिक प्रेसिडेंसीज थी या फिर हम देखते हैं कि वहां पर जो उनकी असेंबलियां थी उनमें चुनाव वगैरह अंग्रेज लोग कराया करते थे। और आप देखते हैं कि साल 1937 में भी अंग्रेजों के द्वारा जो शासन करने वाले भाग थे वहां पर आप देखते हैं कि चुनाव कराए गए और आप देखते हैं कि यहां पर राजनीतिक पार्टियों को लोक चुनाव में भाग लेने का मौका मिला। तो साल 1937 में आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो भारत की अलग अलग पार्टियां थी, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी हुई, है ना, मुस्लिम लीग हुई, ये जो भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारी पार्टियां थी, इनको क्या देखते हैं दोस्तों कि मौका मिलता है कि वो चुनाव में भाग हो। तो साल 1937 में जो अंग्रेजों के द्वारा शासित इलाके थे वहां पर हम देखते हैं कि चुनाव कराए जाते हैं और इसके जरिए भारत के वो दल जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको चुनाव में जाने का मौका मिलता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों, ये लोकतांत्रिक नहीं थी। आपको लगता है कि अंग्रेज हर चीज समझदारी से करने देंगे, अंग्रेज किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे? भाई उनका पूरा का पूरा जो शासन करने का तरीका था वो तो झूठ पर ही टिका हुआ था। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज किसी भारतीय को अपने साथ शासन करने का मौका देंगे? जी नहीं। तो अंग्रेजों ने ये जो चुनाव कराया था दोस्तों, ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि एक प्रकार से सिर्फ दिखावटी चुनाव था। इसके अंतर्गत अंग्रेज सिर्फ भारत के लोगों को एक प्रकार से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें मौका तो दे रहे हैं अपने साथ शासन में शामिल करने का, तुम्हें क्यों चाहिए आजादी? इस तरीके की एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये बनावटी मुखौटा तैयार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रही थी चुनाव के अंतर्गत, ये पूरे तौर पर लोकतांत्रिक नहीं होती थी। अंग्रेज लोग जो थे दोस्तों इस चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ही पसंदीदा लोगों को शासन में शामिल किया करते थे। अच्छा, जब भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि प्रेसिडेंसीज के चुनाव हुआ करते थे, तो भारत के जो नेता लोग थे ना, उनको एक चीज सीखने का मौका मिल गया। वो चीज सीखने का मौका क्या मिल गया? उन्हें समझ में आया कि अगर उन्हें किसी भी क्षेत्र को चलाना है तो उसके अंतर्गत हमें क्या होगा दोस्तों, उसको चलाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, है ना। देखो एक अच्छी चीज आप देखते हैं कि भारत के नेताओं ने सीख ली कि भाई जब भारत के अलग अलग जो हमारे राजनीतिक दल के नेता लोग थे, इन्हें चुनाव में भाग लेने का मौका दिया, इन लोगों ने चुनाव में भाग लिया। आप देखते हैं तो ये पूरा जो चुनावी प्रक्रिया थी ये लोकतांत्रिक तो रही नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लोगों को शासन में शामिल किया था। लेकिन भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेताओं का मतलब हुआ कि भारत की जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, उन्हें एक तरकीब या फिर आप देखते हैं कि एक आइडिया समझ में आ गया कि मुख्य तौर पर हमें क्या करना होगा। हमें अगर अपने देश में सही तरीके से चीजों को शामिल करना है तो उसके लिए हमें नियमों की जरूरत तो होगी ही, है ना। हमें क्या होगी, हमें नियमों की जरूरत तो होगी। तो हमारे जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे जो देश की आजादी में लड़ रहे थे, उन्होंने अन्य देशों की संविधानों को देखा। उनको समझ में आया कि भैया जी जिस तरीके से अंग्रेज ये चुनाव कराते हैं ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, और अगर आजादी के बाद हमने इसी तरीके को अपनाया तो इसमें देश का कुछ भला नहीं होगा। ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है ना, कि अंग्रेज कह रहे हैं कि शासन में शामिल करेंगे, लेकिन वो तो असलियत में कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। तो भारत के नेताओं को समझ में आ गया कि अंग्रेजों का ये जो तरीका है शासन चलाने का, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि भारत के जो उस समय के बड़े बड़े विद्वान रहे थे, उन्होंने दुनिया के अन्य देशों के जो संविधान थे उन सभी का अध्ययन किया और उन सभी की जो अलग अलग बातें थी उनको क्या किया दोस्तों, अपने संविधान में डालने की कोशिश की। तो अगर आप लोग देखते हैं कि भारत के संविधान को अगर आप लोग देखें तो उसके अंतर्गत फ्रांस के संविधान से भी बातें रखी गई हैं। आप देखते हैं कि ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेजों का संसदीय सिस्टम है कि लोकसभा राज्यसभा, वो वहां से लिया गया है। देश के अंतर्गत जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जो हमारे देश के अंतर्गत समाजवाद है ना, उसको हमने क्या दिया दोस्तों, रूस से लिया है। तो भारत के अंतर्गत हमने फ्रांस के देश के संविधान से, अंग्रेजों के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, हर एक देश के संविधान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको रखा और अपने देश में शामिल किया, ताकि हमारे देश का शासन सबसे बेहतर हो सके और हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बेहतर बन सके, है ना। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब आगे के कालखंड को हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और समय क्या आ जाता है दोस्तों, समय आता है साल 1946 का। और इसी समय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, किस चीज का निर्माण हो रहा है दोस्तों, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा।
तो संविधान सभा क्या है? मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत अब एक इतना बड़ा देश, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, ऐसे संविधान को बनाने की जरूरत होगी जहां पर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर देश को चलाने में हर एक समूह से कोई ना कोई व्यक्ति आ सके, हर धर्म का व्यक्ति इस सभा में शामिल हो, हर जाति, हर भाषा के बोलने वाले लोगों को इसमें शामिल करने का मौका दिया गया। टोटल 299 लोग इस संविधान सभा के अंतर्गत क्या किए जाते हैं? चुनकर भेजे जाते हैं। तो 299 लोगों को चुना जाता है ना। तो संविधान सभा के अंतर्गत आप देखते हैं कि इसका चुनाव जुलाई में होता है ना। साल 1946 में जुलाई के अंतर्गत आप देखते हैं कि इसका चुनाव होता है। और संविधान सभा के सदस्य जो थे दोस्तों, वो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं थे। आप देखते हैं कि जनता ने नहीं चुने थे। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है शायद जनता ने वोटिंग करी हो, नहीं। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने अपने इलाकों के अंतर्गत चुनाव कराते थे, है ना। अंग्रेज जो थे, जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था, तो वहां पर चुनाव कराते थे, लेकिन वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं था। जो भारतीय लोग उन चुनावों को जीते हुए थे, है ना, जो भारतीय लोग उन चुनावों को, असेंबलियों को जीते हुए थे, आप देखते हैं कि उन्हीं को क्या दिया गया था दोस्तों? इसका सदस्य बनने का या फिर इस चुनाव के अंतर्गत शामिल होने का मौका दिया गया था। तो साल 1946 में भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसमें जनता ने किसी तरीके से सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया। जो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंसीज के चुने हुए सदस्य थे, उन्हीं को आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर उन्हीं के बीच में आपस में चुनाव हुआ और फिर 299 लोगों को क्या किया जाता है दोस्तों? चुना जाता है। और इस संविधान सभा में देश के हर भौगोलिक क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, उसी के साथ हर सामाजिक वर्ग, जो हमारा हिंदू भाई हुए, मुस्लिम भाई हुए, हर एक धर्म के लोगों को क्या दिया जाता है? संविधान में शामिल करने का पूरा मौका दिया जाता है। और भारत का ये जो संविधान सभा बनाई जाती है, इसको एक सबसे बड़ा काम दिया जाता है कि भाई जो हमारा आने वाला भारत होगा वो पूरे तौर पर इस संविधान सभा के ऊपर ही टिका हुआ था। तो आप देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव हुआ, कब हुआ दोस्तों? जुलाई के अंतर्गत। और जुलाई साल 1946 में हम देखते हैं कि इसका चुनाव हुआ और उसके बाद फिर 299 लोग ये चुने गए और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम लोगों को देश के संविधान को निर्मित करना है। अब इस संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग कब होती है दोस्तों? दिसंबर के महीने में, साल 1946 में। आप देखते हैं कि 9 दिसंबर को मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि इनकी मीटिंग होती है। और इसके बाद आप लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद संविधान सभा का विभाजन हो जाता है। पहले इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 384 लोग थे, 384 लोग टोटल हुआ करते थे, जो पूरे भारत, जो पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, उससे संबंधित था। लेकिन फिर जब पाकिस्तान को अलग करने की बात उठने लग जाती है तो पाकिस्तान के समर्थक वाले जो संविधान सभा के लोग थे वो अलग हो जाते हैं, सिर्फ 299 लोग ही रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान, जब भारत से आजादी की बात होती है कि भारत से अलग कर एक देश बनाने की बात होती है, तो संविधान सभा से कुछ सदस्य अलग हो जाते हैं, मात्र 299 लोग ही बचते हैं। पहले 384 के आसपास हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर भारत और पाकिस्तान की अलग अलग संविधान सभाएं बनती है। शुरुआत में जो ये संविधान सभा बनी थी, आप देखते हैं कि दिसंबर 1946 में ये पूरे भारत के लिए बनी थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया और फिर ये बात उठने लगी कि भारत से अलग होकर एक देश बनेगा पाकिस्तान, तो फिर भारत के लिए एक अलग संविधान सभा निर्मित होती है और पाकिस्तान के लिए अलग। तो जो वो 299 लोग थे वो भारत के संविधान को निर्मित करते हैं और जो बचे हुए लोग थे 299 से अगर आप 384 लोगों को हटा देते हैं तो उसके बाद जो बचे हुए लोग थे वो पाकिस्तानी संविधान सभा में जाते हैं। ठीक है। अब मुख्य तौर पर भारतीय संविधान सभा जो थी दोस्तों, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 299 लोग हमारे शामिल थे। अब भैया जी, जो 299 लोग रहे थे, इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों? इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको भारत के संदर्भ में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाना है और इस तरीके से संविधान को निर्मित करने की जिम्मेदारी हमारी संविधान सभा को दी गई थी कि इन्हीं के द्वारा जो संविधान बनेगा उसी से पूरा भारत आने वाली सदियों तक चलेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि इन लोगों के ऊपर दी गई थी और इन लोगों ने पूरे जी जान के साथ किया दोस्तों, मेहनत की और बड़े तौर पर दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया, हर संविधान की अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान के अंतर्गत शामिल किया और फिर भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान के तौर पर बनाने में ये लोग सफल रहे। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान जो था, आप देखते हैं कि भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को बनने में हम देखते हैं कि दोस्तों 2 साल, है ना, 11 महीने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, तो साल 1946 में ये शुरू हुआ और आप देखते हैं कि साल 1949 में इसका काम पूरा हो गया। टोटल इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे पूरे भारत के संविधान को बनाने में। 299 लोगों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की। लेकिन आप देखते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमने इसको उसी समय लागू नहीं किया। हमने इसको लागू कब किया दोस्तों? हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ध्यान से देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को ये जो हमारा संविधान था ये तैयार हो गया, लेकिन हमने उसी समय इसको लागू नहीं किया। हम लोगों ने वेट किया, हम लोगों ने 2 महीने का वेट किया और फिर हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया। अब आप कहेंगे कि सर 26 जनवरी को ही क्यों किया, हम लोग नवंबर में ही कर देते 26 तारीख को। भाई इसके पीछे वजह थी दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें आपको साल 1950 से 20 साल पीछे लेके जाना होगा, साल 1930 में। तो भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि साल 1930 है ना, और दिन क्या था दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि 26 जनवरी। इस दिन भारत के अंतर्गत क्या किया गया था? भारत के लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाया था। क्या मनाया था? स्वाधीनता दिवस। हम लोगों ने आजादी का दिवस मनाया था अंग्रेजों का विरोध करते हुए। वास्तविकता में हमें आजादी नहीं मिली थी, लेकिन अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि अगर तुम हमें आजादी नहीं दोगे तो हम खुद ही अपनी आजादी की खुशी मनाएंगे और खुद ही अपने आजादी का दिवस मनाएंगे। भारत में 26 जनवरी 1930 को आप लोग देखते हैं कि हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उसी दिन को याद करने के लिए क्या किया गया दोस्तों? हमने वेट किया, 26 जनवरी जब आई अगले साल 1950 में, तो हमारे देश में संविधान को हमने लागू किया। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत हुइएगा। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान तैयार हुआ। हमने 2 महीने का वेट किया। हमने कहा कि भैया जी जनवरी जो आ रही है ना साल 1950 की, उस समय लागू करेंगे। अब क्यों करेंगे 26 जनवरी को? इसके पीछे वजह थी कि हमने ना साल 1930 में 26 जनवरी के दिन ही भारत में स्वाधीनता दिवस, आजादी का दिवस मनाया था। वास्तविकता में हमें आजादी नहीं मिली थी, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजों के प्रति विरोध करने के लिए हमने इस तरकीब को चुना था दोस्तों। ठीक है, और उसी के बाद हम देखते हैं कि हर साल फिर 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब है कि भारत अब एक ऐसा देश है जो संविधान से चलता है ना। गणतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? गणतंत्र का मतलब है कि भारत अब एक रिपब्लिक बन गया है। भारत के अंतर्गत हर एक चीज जो शासन है वो पूरे तौर पर देश के संविधान से बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो ये हमारी संविधान सभा रही थी, जिसको अच्छे तरीके से हमने आप सभी के समक्ष यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर ये हमारा जो ये चैप्टर रहा लेक्चर नंबर 2, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आप सभी के समक्ष रखा है। संविधान सभा की पूरी कहानी हमने रखी। अब एक एक कर दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कुछ और गहराई के जो हमारे तत्व हैं उनको देखेंगे क्विज के फॉर्म में। तो एक एक कर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और एक एक कर उनका आंसर्स हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्या कर लेते हैं? सबसे पहले कि हम लोग रिवाइज कर लें, क्या हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ें या फिर एक बार रिवाइज कर लें? एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, पहले ना रिवाइज कर लेते हैं या फिर पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग चीजों को बाद में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। सवाल आपके सामने है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के किस नेता ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, आजादी से पहले भारत का वो कौन सा नेता था जिसने भारत के संविधान को तैयार करने का मसौदा या फिर आप देखते हैं कि डिजाइन प्रस्ताव को तैयार किया। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर अबुल कलाम आजाद। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं और जल्दी से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। जल्दी बताइए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन? आप सभी को बताया दोस्तों कि साल 1928 में भारत के अंतर्गत भारत के संविधान से संबंधित सबसे पहला जो हमारा मसौदा या फिर जो डिजाइन तैयार किया गया था वो आपको पता है पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, है ना। आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कि दिए गई जो बातें हैं इनमें कौन सी बात बिल्कुल आपको सही दिखती है। सबसे पहला है कि साल 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाया। पहली तो यह बात कही गई। दूसरा कथन है कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि सबको वोट देने के अधिकार, आजादी और समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी। तीसरी बात कह रहा है कि साल 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा रखी गई थी। तो दिए गए कथनों में से जो सत्य कथन है उनको आपको चुनना है।
तो हम सभी को पता है दोस्तों कि मुख्य तौर पर हमारा जो कथन 1 है और कथन 2 है ये पूरे तौर पर सत्य बनता है ना। भारत में सबसे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 साथियों ने मिलकर सबसे पहले भारत के संविधान का डिजाइन प्रस्तुत किया था, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी कि इसी संविधान में मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि हर 18 साल से बड़े व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा, बिल्कुल सही बात की गई थी। सबको आजादी मिलेगी, सबको समानता का मौका मिलेगा और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात की गई थी, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन जो है दोस्तों कि ये जो बात यहां पर की गई है ये वाला कथन बिल्कुल गलत दिखता है, क्योंकि साल 1931 में आप सभी को पता है कि कराची में अधिवेशन नहीं हुआ था बल्कि लाहौर में हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 कथन 2 ये सही है ना। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनता है, केवल कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। भारत की जो संविधान सभा थी इसके सदस्यों का चुनाव आप लोग देखते हैं कि कब हुआ, यह आपसे पूछा गया। और आप सभी को पता है कि भारत की जो संविधान सभा रही थी इसके सदस्यों का चुनाव जुलाई में 1946 के अंतर्गत हुआ। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि शुरुआत में एक बड़ी संविधान सभा थी, लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो जाती है और हमारे पास 299 लोग ही बचते हैं जो भारतीय संविधान सभा में होते हैं, जो भारत के संविधान को निर्मित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ। संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग कब हुई, यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, 24 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा ये जो संविधान सभा रही थी इसका जो सबसे पहला अधिवेशन या फिर जो पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनता है। लेके चलते हैं आपको अगले सवाल की तरफ। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है कि संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। क्या यह बात सही है? जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारा सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्य शामिल हुए थे 299, इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों के लोगों को रखा गया था। हाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियों के लोगों को रखा गया था। तो कथन 1 कथन 2 ये दोनों बिल्कुल सत्य बनते हैं। उसके बाद रखा गया है मुख्य तौर पर कि संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी और महात्मा गांधी जी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संविधान सभा के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो सदस्य लोग थे उनकी विचारधारा एक समान नहीं थी। बहुत से लोग अलग तरीके से शासन को समझते थे, है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। और स्टेटमेंट नंबर 4, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई। जी हाँ, उनके द्वारा भूमिका को प्रस्तुत किया गया था। तो कथन 1 कथन 2 कथन 3, कथन 1 कथन 2 कथन 4, कथन 1 उसी के साथ आप देखते हैं कि कथन 2 और कथन 4, है ना दोस्तों। आप लोग देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर हमारे बिल्कुल सही बनते हैं, है ना। कथन 1 कथन 2 और कथन 4, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। कब भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा ने अपना लिया था या फिर आप देखते हैं कि लागू किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं कि भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। अपनाने का मतलब इसको लागू किया। तो हमारा ये जो संविधान था ये बनकर तो तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको अपनाया या फिर आप देखते हैं कि इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, रेडी हो गया और इसको इंप्लीमेंट या फिर लागू या फिर अपनाया या फिर अंगीकृत किया गया। या फिर अंगीकृत कब किया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। दोबारा सही देख लेते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही। तो हम सभी को पता है कि संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये तो तैयार हुआ भारत का संविधान। और अपनाया कब गया दोस्तों, अपनाया गया हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही बनता है। चलिए अगला सवाल है कि भारत के संविधान निर्माताओं के विचार में इनमें से किस में दिखाई देते हैं। तो अगर हम लोग भारत के संविधान को समझना चाहते हैं
तो भारत के संविधान को समझने के लिए आपको भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका का मतलब कि भारत के संविधान का जो सबसे पहला पृष्ठ है जिसमें पूरे संविधान का आप देखते हैं कि सार है, जिस्ट है, निचोड़ है, अगर आप उसको समझते हैं तो आप लोग इसका मतलब पूरे संविधान को समझ सकते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने विचारों को किसमें दिखाया दोस्तों? भारत के संविधान की उद्देशिका या फिर प्रिम्बल या फिर प्रस्तावना में दिखाया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के सही क्रम क्या होंगे। भारत के संविधान में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ये जो शब्द हैं जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न, इनके क्या क्रम होंगे, पहले कौन सा आता है फिर बाद में कौन सा आता है। ये ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आपको कमेंट कर इसके आंसर को बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर रखे हुए हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के संविधान की आत्मा कहलाता है ना, कि भारत के संविधान की आत्मा जो है वो आपके हिसाब से कौन सा हमारा संविधान का रूप होगा। मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर उद्देशिका। तो संविधान की आत्मा हम किसको कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को या फिर उद्देशिका को। ठीक है, तो इसके भी आंसर को दोस्तों आपको कमेंट के अंदर प्रेजेंट करना है। बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो दोस्तों हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो हमारे क्विज के क्वेश्चंस थे उनको एक एक करके डिस्कस किया। हमने अपनी क्लास में संविधान निर्माण को पढ़ा, संविधान बनने का जो इतिहास था वो देखा और हमारी जो संविधान सभा है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में, और संविधान के अंतर्गत मौजूद जो हमारे और तत्व हैं, जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे संबंधित ये जो शब्द भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं, इनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सरलता के साथ आप सभी के साथ गहराई में जाकर इनको समझेंगे। तो आप सभी से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, डिस्कशन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का। उसके अंतर्गत हम लोग आप सभी के साथ भारतीय संविधान निर्माण का ये जो चैप्टर रहा है उसके लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।